कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम विधान है। देखेंगे कि यह अधिनियम विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं की स्थिति में कर्मचारियों को आय की सुरक्षा देता है, उनके आश्रितों को आय की सुरक्षा देता है, कर्मचारियों को चिकित्सा की व्यवस्था करता है, उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा की व्यवस्था करता है। आप देखेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 को सामाजिक सुरक्षा, श्रम संहिता 2020 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ये संहिता में लागू नहीं है, लेकिन शामिल कर लिया गया है। ठीक है, लागू कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। देखेंगे कि आज भारत की 7.23 करोड़ कर्मचारी एवं उसके आश्रित एवं उनके आश्रितों को लाभ दे रहा है या लाभ मिल रहा है। देखेंगे कि पूरे भारत में इसका 844 ब्रांचेज है, शाखाएं हैं। और देखेंगे इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है, जिसका प्रशासन कर्मचारी राज्य बीमा निगम करता है। बीमा निगम करता है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ESI कॉरपोरेशन करता है। देखेंगे यह अधिनियम सर्वप्रथम भारत के नई दिल्ली एवं कानपुर में लागू किया गया, लागू हुआ और आज यह पूरे भारत में लागू है। आज यह पूरे भारत में लागू है। इसके अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं हैं कि हित लाभ कैसे मिलेगा, बेनिफिट कैसे मिलेगा। जैसे बीमार कोई पड़ गया, उसके लिए क्या प्रोविजन है, क्योंकि ये ESI एक्ट क्या करेगा, आय सुरक्षित करेगा। ये छुट्टी नहीं देता है, क्योंकि इसमें बीमा कराते हैं आपको, अंशदान पर आधारित है ये। इसमें अंशदान देना होगा कर्मचारी और नियोजक दोनों को, और उसी के अनुरूप जब बीमार पड़ेंगे तो लाभ मिलेगा।
महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, बेरोजगारी भत्ते मिलेंगे, साथ ही आप देखेंगे चिकित्सा भत्ता मिलेगा, चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी, आश्रितों को मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को लाभ मिलेगा, विकलांगता की स्थिति में जो है क्षतिपूर्ति दी जाएगी, जिसको बेनिफिट इसमें कहा जाएगा। आप देखेंगे कि यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत का बृहत सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है। इसे योजना भी कहते हैं, इसे योजना भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा योजना है, क्योंकि इसमें बहुत से क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। भारत का प्रथम जो है सामाजिक सुरक्षा कानून कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 है, लेकिन सबसे बड़ा बृहद क्वेश्चन आया था ईपीएफओ में, ऑब्जेक्टिव पूछता है। ईपीएफओ का एग्जाम देंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आता है एलएसडब्ल्यू से। यही लेबर लॉ का, इंडस्ट्रियल रिलेशन का आता है क्वेश्चन, उसमें पूछता है क्वेश्चन, पूछा भी है कि भारत का सबसे बृहद सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कौन है। क्या दिया हुआ है वो तो हम पूरा ना लिखा दिए ना। 8 पॉइंट अच्छा ठीक है, 8.23 करोड़ कर्मचारी, ठीक है। नोट्स में लिखा हुआ है। अच्छा, सेंड जो किए हैं, अच्छा देखें। अच्छा चलिए देख लिए ना, बोल दिए ना। 8.23 या कितने कारखानों में, कारखाना भी लिखा हुआ होगा, हाँ प्रतिष्ठान। 7.31 लाख कारखानों या संस्थानों में या प्रतिष्ठानों में यह योजना लागू है, यह कानून लागू है, यह योजना कानून लागू है। आप देखेंगे कि इसके अंदर प्रश्न क्या बनेगा। प्रश्न क्या बनेगा, कर्मचारी की, लिखिए इसको, परिभाषा दें। आश्रित की परिभाषा दें। डिपेंडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का उद्देश्य बताएं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के मुख्य प्रावधानों का मूल्यांकन करें। ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आएगा कि मूल्यांकन करने को आएगा, नहीं आएगा, तोड़ तोड़ कर आएगा इसे क्वेश्चन, छोटा छोटा ABC करके। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के हितलाभों की व्याख्या करें। बेनिफिट्स, ये क्वेश्चन आएगा।
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था की व्याख्या करें। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रशासन या कर्मचारी बीमा निगम पर नोट लिखें। इसी प्रशासन के अंदर है, नोट लिखें। देखेंगे कर्मचारी राज्य बीमा निधि पर नोट लिखें। अंशदान पर नोट लिखें। कभी कभी प्रश्न आ जाएगा निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। ए, बीमारी हितलाभ। दूसरा, बी, आश्रित हितलाभ। सी, चिकित्सा हितलाभ। डी, बेरोजगारी भत्ता। अभी चारे को ऊपर लिखना होगा, इसी के बारे में लिखना होगा। ऐसी एक्ट का लिखना होगा, यानी कि बेरोजगारी भत्ता आप दूसरा लिखना शुरू कर देंगे। इस एक्ट के अनुसार यही लिखना होगा। कहाँ कर्मचारी की रसीद? कर्मकार की लिखा है, कर्मकार लिखा है, श्रमिक लिखा है। परिभाषा में अंतर लग रहा है। देखिए अंतर आ जाएगा। उस एक्ट के अनुसार पढ़े हैं आप अभी कर्मचारी इस एक्ट के अनुसार पढ़ेंगे, धारा भी चेंज हो जाएगा। जिस एक्ट के अनुसार पूछेगा उसी के अनुसार लिखना है। समझे? श्रमिक की परिभाषा फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर दिया गया है, और कर्मचारी की परिभाषा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंदर दिया गया है। तो जो इसके अनुसार दिया है वो लिखना है। समझ गए? ये ना कि अपना वाला लिखना शुरू कर दें। ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा ही नहीं, नाम लिखा रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा, नाम लिखा रहेगा। आगे देखेंगे, देखिए अंतर आ जाएगा आपको। पहला कर्मचारी की परिभाषा देखेंगे। कर्मचारी
अधिनियम की धारा 29, उसमें क्या है? धारा 21 अंतर आ गया, धारे में अंतर आ गया। के अंतर्गत कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी उद्योग या प्रतिष्ठान में नियोजित हो, चाहे वह कारखाने के विनिर्माण प्रक्रिया या उसके सफाई में या विनिर्माण प्रक्रियाधीन अन्य कार्यों में नियोजित हो, चाहे वह प्रधान नियोजक की यहां प्रधान नियोजक मुकेश अंबानी या आसन नियोजक ठेकेदार के यहां नियोजित हो, चाहे इसकी नियोजन की शर्तें स्पष्ट हो या अस्पष्ट, उसे कर्मचारी कहा जाएगा। कर्मचारी की परिभाषा के अंतर्गत निम्न शामिल नहीं होंगे। होंगे नहीं होंगे। पहला, थल सेना अधिनियम 1900, वायुसेना अधिनियम 1950, जल सेना अधिनियम 1900, प्रशासनिक सेवा, कारा सेवा, पुलिस सेवा, प्रबंधकीय सेवा के अंतर्गत काम करने वाले व्यक्ति। दूसरा, यदि कर्मचारी की मासिक मजदूरी इस अधिनियम के अंदर निर्धारित रुपया 21,000 से अधिक हो, तो उसे कर्मचारी की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। जिसकी आमदनी मासिक 21,000 से अधिक हो गया है, उसको इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी नहीं माना जाएगा। अंतर आया? ये तो नहीं पढ़ी थी, अंतर है सर। ठीक है, जाहिर सी बात है, कर्मचारी और कर्मकार दोनों एक ही जैसा लगता है, परिभाषा भी ऊपर में वैसे ही है, लेकिन इसमें प्रधान नियोजक जुड़ गया, आसन नियोजक जुड़ गया, इसके अनुसार अलग अलग एक्ट के अनुसार अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो जिस एक्ट के अनुसार जो डिफाइन किया गया है वही डिफाइन किया गया। आश्रित, डिपेंडेंस, आश्रित से तात्पर्य कर्मचारी की संबंधी से। कर्मचारी की संबंधी कौन होगा? श्रेणी 1 में पत्नी, विधवा पत्नी, एक से अधिक पत्नी, अधिक पत्नी, धर्मज पुत्र जिसकी आयु 25 वर्ष से कम हो, धर्मज पुत्री जिसकी आयु 25 वर्ष से कम हो या अविवाहित होने तक, इसी में जोड़ देते हैं। धर्मज में ही दत्तक हो जाएगा, ठीक ना, बता देते हैं। दत्तक पुत्र कंडीशन सेम, जिसकी आयु 25 वर्ष से कम हो, धर्मज पुत्री जिसकी आयु 25 वर्ष से कम हो या अविवाहित होने तक। श्रेणी 2 माता पिता। श्रेणी 3 संबंधी।
बालक बालिका। कंडीशन ये दोनों। कोई दिक्कत हो गया? एक से अधिक भी पत्नी बहुत करती है ना। पति का नहीं मेंशन किया है। पति के बारे में देखिए, सबसे पहले तब पुरुष लोग ही नौकरी करते थे ना। अब हो सकता है कि सुधार हो, क्योंकि लड़कियां भी नौकरी कर रही है, पत्नी भी नौकरी कर रही है, तो वैसी स्थिति में कंडीशन आएगा इसमें, तो ये करेगा। अभी तक तो नहीं है, अभी तक नहीं है, अभी यही चल रहा है। तो उससे थोड़ा हो जाएगा कि एक से अधिक पति हो। ये कभी कभी आएगा ही नहीं। हाँ, विधुर पति, एक से अधिक विधुर पति तो नहीं हो सकता है। हमारे सोसाइटी में ऐसा नहीं है। सोसाइटी के अनुसार कानून बनाया जाता है। एक से अधिक पत्नी रख लेता है लोग, मान्यता भी समाज में मिल जाता है, लेकिन एक से अधिक पति कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पुरुष मानसिकता है ना। थोड़े हम ब्रिटेन में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, समाज ही स्वीकार नहीं करेगा, समाज स्वीकार ही नहीं करेगा, तो कानून कैसे बन जाएगा? बना दे उसी दिन हमला होना शुरू हो जाएगा। नहीं जी, साधु संत से लेकर के सब जितना है सब हमला शुरू। ये कौन कानून बन गया भारत में? एक से अधिक पति नहीं। तो ये जो है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए आगे। वही लिखना है ना, वहां तेज नहीं बनना है, फिर गलत हो जाएगा। तो नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, एकदम ये भी तो क्या है, संविधान के तहत ही बनाया गया है। तो जो लिख दिया है कानून में वही कानून ही लिखना है, एक इधर उधर नहीं, फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आप चेंज करेंगे, ये सरकार चेंज करेगी, आप मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। चलिए आगे देखेंगे। इसका उद्देश्य, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का उद्देश्य बताएं। देखेंगे, कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, विभिन्न आकस्मिकताओं जैसे बीमारी, दुर्घटना, कारण, विकलांगता, प्रसूति, मृत्यु इत्यादि की स्थिति में कर्मचारी और उसके आश्रितों को आय सुरक्षा देना, कर्मचारियों एवं आश्रितों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार लाना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, महिलाओं के लिए प्रसूति संरक्षण देना। देखेंगे, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था करना, नियोजकों की मनमानी पर रोक लगाना, ये सारे इसके उद्देश्य। उसी को लिख देना है। देखते हैं 3-4 को पॉइंट सेम रहेगा, बाकी तो बदल जाता है। अब तो सामाजिक सुरक्षा तो है, तो उसको थोड़े हम इसको लिख दें, मतलब वो सब में चेंज हो जाता है, नहीं तो मनमानी पे रोक लगाना। तो अब तो सब मनमानी करता है, तो नियोजक सब में मनमानी करता है ना, तो सब में लिखाएगा ना, इसलिए एक जैसा लगता होगा। विस्तार तो सब में लिखवाते हैं, लेकिन विस्तार बदल जाता है कि नहीं? दंड सब में लिखाते हैं, दंड बदल जाता है कि नहीं? तो लिखना है, इसी को कानून कहते हैं। कानून में जो है वही लिखना है। जब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे सेक्शन 2, तब देखिएगा, तब उसमें मिलेगा अपना अपना, इसमें कुछ नहीं कर सकते। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के मुख्य प्रावधानों का मूल्यांकन करें। सारा चेंज हो गया है, इस बार बुक में चेंज किए हैं सब चीज चेंज हो गया था। इसका पूरा एक्ट चेंज हो गया है, पुराना जितना नोट्स मेरा होगा सब बेकार। इसीलिए नो हर साल नया निकालते हैं, क्या करें, हम भी तंग रहते हैं। इतिहास थोड़े है, ज्योग्राफी थोड़े है कि एक बार लिखा दिए तो वही रहता। हर साल का हर दिन हमको देखते रहना पड़ता है टीवी पेपर कि क्या कुछ मोदी जी कुछ किए, नीतीश कुमार कुछ किए नहीं जी, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में, और इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या बदलाव आ रहा है, ये सारे चीज को देखना पड़ता है, उस हिसाब से लिखाना होता है।
अभी क्या हम देख रहे हैं, अफगानिस्तान देखिए, दिखा रहे थे ज्योग्राफी में, अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना हट गई, तब उसको हटाना पड़ेगा। तब अमेरिकी सेना, पहले क्या लिखा देते हम लोग, अमेरिकी सेना वहां पर रूस को घेर ली है। रूस को घेरने के लिए नहीं ये सब किया है, हर जगह अपनी सेना को, तो उस हिसाब से लिखाना पड़ता है। देखेंगे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के मुख्य प्रावधान क्या है, बारीकी समझेंगे। पहला, विस्तार क्षेत्र, स्कोप एंड कवरेज। यह अधिनियम वैसे 12 मासी कारखानों में या संस्थानों में लागू होता है जहां 10 या अधिक कर्मचारी काम करते हों। पहले था इसमें शक्ति की सहायता से 10 व्यक्ति, बिना शक्ति की सहायता 20 व्यक्ति पहले था, लेकिन इसको चेंज कर दिया 16 में, कि वैसे 12 मासी कारखानों में, संस्थानों में जहां 10 या अधिक कर्मचारी काम कर, मैंने सालों भर चलने वाला। 12 मासी का मतलब क्या होता है, सालों भर, मौसमी में लागू नहीं होगा, यानी संगठित क्षेत्र में ही लागू होता है, समझ जाइए, जहां 10 या अधिक कर्मचारी काम करते हो। 2016 में संशोधन 2016 में रिक्शा चालक को इसमें शामिल करने का प्रावधान है 4 महानगरों के लिए। 4 महानगरों के लिए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, चार महानगरों के लिए ये जो है व्यवस्था की गई। यहां भी जो है यह संगठित क्षेत्र ही है, लेकिन सरकार जहां चाहेगी वहां लागू कर सकती है। आप पीछे नीचे लिखाएंगे, देखेंगे। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर, नोटिफिकेशन जारी कर, गजट में इस अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी संस्थान में लागू कर सकती है। देखिए जैसे पावर है, यहां असंगठित में भी लागू कर दी। सरकार को पावर है, कहीं भी लागू कर सकती है। आज अभी सरकार घोषणा कर देगी, नहीं जी ये कानून खत्म है कि नहीं, कानून लागू नहीं जी। कैसे बोली सरकार कि आज रात आधी रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। अभी याद है मोदी जी का, उसी दिन हम लोग आए थे घर से छठ पूजा करके। चले ये है कि कुछ पैसा था, कुछ पैसा था, काम निकल गया, कुछ बैंक वाले से लिए अगले दिन 2 दिन के बाद, तो लीगल टेंडर नहीं होंगे। देखिए कितनी पावर होती है सरकार में। क्या नहीं, सब लोग ताकते रह गया, जा 500 रुपया गया, सब घर से महिलाएं निकाल कर डरे बोल नहीं रही है। कोई पति के डर से चुराई है, कोई बेटा के डर से चुराई है, कोई किसी के डर से चुराया है, रखा है अपना बेचारा, वो भी बैंके था, सारा ब्लैक मनी निकाल लिए। महिलाओं के पास था ब्लैक मनी था ना, वो कभी निकलवे नहीं करता ना जी। हमारी माँ ब्लैक मनी रखी थी, पता देखो अब कह रही है झूठ, हमसे नहीं करिए, तुम आओगे तो बढ़ बताएंगे बेटा। मैंने क्या देखे पूरा एकदम रखे थी, हम काय ले मार रखी थी, तो काम रहता है, लेकिन वो कभी उसमें बढ़ोतरी होता है। महिलाओं में देखिएगा पैसा बढ़ोतरी होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि वो खर्च जो है नहीं करती है अपना पैसा, ठीक है ना, ये हाँ बचा के रखी रहती है। तो उसे वही ब्लैक मनी पता चल गया, निकला ब्लैक मनी सबका, नहीं सरकार ले ली। दूसरा देखेंगे परिभाषा देखेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी और आश्रित को परिभाषित किया गया। तीसरा अंशदान,
हित लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी और नियोजक दोनों को अंशदान करना पड़ेगा। कर्मचारी अपनी मजदूरी का 0.75% अंशदान करेगा। ये चेंज हुआ है 2019 में, 19-20 में, पहले था अलग, तथा पहले 1.75% था, अब 0.75%। नियोजक कर्मचारी की मजदूरी का 3.25%, पहले 4.25% था, अंशदान करेगा। यानी दोनों मिला के दिए 4% हो गया, अंशदान करेगा। वैसे कर्मचारी अंशदान नहीं करेंगे जिसकी दैनिक मजदूरी रुपया 176 से कम हो, यह अंशदान नहीं करेंगे। लेकिन इसका अंशदान नियोजक करेगा 3.25%, कर्मचारी नहीं करेगा। यह अंशदान नहीं देगा, फिर भी इसे लाभ मिलेगा, कोई दिक्कत। नियोजक जो कर रहे हैं वो क्या कर्मचारी की मजदूरी से ही ना कर रहे हैं? अलग से कर्मचारी की अपने, मान लीजिए कर्मचारी की दैनिक मजदूरी मान लीजिए 300 रुपया है, मान लीजिए, तो 300 का 0.5%। और नियोजक क्या करेगा, कर्मचारी की मजदूरी का माने 300 का 3.25% जमा कर देगा बीमा में। कंपनी है, बीमा कंपनी, भारत सरकार है, इसमें जमा हो जाएगा हर साल। पढ़ाएंगे आगे पता चलेगा। और जब बीमार पड़िएगा तो लाभ मिलेगा, नहीं पड़िएगा तो कैसा हम LIC कराते हैं, मान लीजिए स्वास्थ्य हेल्थ का, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, तो गाड़ी खराब होगी चाहे टकराएगी तब ना आप इंश्योरेंस लीजिएगा, और नहीं टकराए कहां से मिलेगा, जाया गया पैसा नहीं। कभी कभी सोचते हैं कि जा इस साल तक कुछ नहीं लिए उससे, तो आखिर गाड़ी टूटी फूटेगी तब ना मिलेगी, जानकर तो छोड़िएगा नहीं ना, जान के छोड़िएगा नहीं। तो ये चीज है, तो ये इंश्योरेंस जो है अब कब लाभ मिलेगा, जब बीमार पड़ेगा। तो कोई चाहेगा बीमार हम पड़े अब पैसा ले, नहीं चाहेगा। तो कंपनी इसीलिए चलती है, नहीं तो सब पैसा अगर लोग ले लेने लगे शुरू, LIC सब गाड़ी तोड़ करके चुरा करके, तो LIC खत्म हो जाएगा। बहुत क्यों उसको लाभ मिलता है, मुनाफा इतना हो गया 1000 करोड़ का, क्योंकि लोग को देना नहीं पड़ा। देखेंगे आगे। 4 हित लाभ। बेनिफिट्स, पॉइंट नंबर 4, बेनिफिट्स। 3 तरह से बेनिफिट दिया जाता है। पहला, नगद हित लाभ। दूसरा, चिकित्सा हित लाभ। थोड़ा सा ही कड़ा है, थोड़ा सा समझना है। अन्य हित लाभ। नगद हित लाभ में देखेंगे बीमारी हित लाभ,